आज इस शो में हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। 3 टॉपिक हमेशा की तरह हैं। पहला टॉपिक तो यही है कि मार्केट जो डायरेक्शन लेस है, इसको किस ट्रिगर के इंतजार है, क्या चाहिए इसको, कहाँ से वो ट्रिगर मिलेगा, क्या हो सकता है, इस पे बातचीत होगी। दूसरा पॉइंट है इन्फ्लेशन का। आरबीआई ने अपने प्रोजेक्शन में चेंजेस किए हैं और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उन्होंने रिवाइज किया है। तो इसको कैसे समझा जाए, इसका क्या मतलब है। यूएस की तो महंगाई कम हो रही है लेकिन वहाँ का बाज़ार खुश नहीं है। हमारे यहाँ महंगाई का प्रोजेक्शन ऊपर कर दिया गया है। चीन में महंगाई इतनी गिर गई कि डिमांड नहीं आ रही। क्या चल क्या रहा है, ये थोड़ा सा महंगाई के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे हमारे मार्केट को ये इम्पैक्ट कर सकता है। तीसरा पॉइंट होगा कि इन सब के बावजूद इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं हिल रहा है। एसआईपी 15,000 करोड़ के पार चल रही है। तमाम जो फंड हैं सरकार वाले, ईपीएफओ का जो निवेश है मार्केट में वो 2 लाख करोड़ को पार कर गया है। तो इन्वेस्टर जो हमारा वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। 55% से ज़्यादा एचएनआई और रिटेल का हिस्सा म्यूचुअल फंड में। इस तरीके की स्ट्रेंथ है। तो इसको कैसे डिफाइन करें, तो इन्हीं 3 विषयों पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और 3 हमारे साथ बहुत ही जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट हैं मार्केट के। संजय सिन्हा जी हैं सिट्रस एडवाइजर के हेड, मनीष डांगी सर हैं मैक्रो मोज़ैक के हेड, और गुरमीत चड्डा जी हैं कंप्लीट सर्कल के हेड। तो 3 दिग्गज और 3 टॉपिक, एक टॉपिक लेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। डायरेक्शन लेस मार्केट है। संजय जी मैं सही कह रहा हूँ? शायद अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बाजार हर वीक कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिटर्न दे। सर मन तो यही करता है, मन तो यही करता है। हाँ, ये बात जरूर है कि मतलब एक नशा सा जब चढ़ता है तो फिर अगला पैग ना मिले तो लगता है कि अब बार बंद हो गया। हाँ, लेकिन ये उम्मीद करता है कि हर वीक बाजार एक ऊपर की तरफ चलता रहेगा। ये शायद हमें अपने एक्सपेक्टेशन को टेपर करने की जरूरत है। और जिस बैकग्राउंड में हम पिछले 2 वीक से बाजार का ऊपर नीचे वाला ऊपर नीचे की जो हरकत हम देख रहे हैं, उसको अगर आप देखें तो बैक टू बैक दोनों वीक में, लास्ट वीक यूएस फेड रिजर्व का आउटकम आया और इस वीक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आया। और तो और अगर आप भारतीय बाजार के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो हमारी पहली तिमाही के रिजल्ट अब करीब करीब खत्म होने को आ रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज का लेखा जोखा अब हमारे सामने है। 3 जो मुख्य मुद्दे थे कि क्या सेल्स ग्रोथ सही डायरेक्शन में है, क्या कंपनीज के मार्जिन पर प्रेशर है, और तीसरा कि उनका फ्यूचर आउटलुक कैसा है। अब काफी हद तक ये सब तथ्य जो हैं अब इन्वेस्टर के सामने है ताकि वो अच्छी तरह से आगे के दिनों की एक अजम्पशन या एक आउटलुक बना सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस बैकग्राउंड में अगर पिछले 2 वीक में बाजार ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, एक रेंज में घूमता रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव चीज है भारतीय बाजार के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम ना तो नीचे का लेवल तोड़ रहे हैं और ना ही हम इतने ज्यादा उत्साहित हो जा रहे हैं कि हम 20,000 के लेवल को क्रॉस करके किसी स्ट्रेटोस्फीयर की तरफ बढ़ रहे हैं। संजय सर, अगर मार्केट नीचे की तरफ चला जाता ना तो मैं अपने शो का नाम ये रखता कि अब वैल्यू बाइंग का टाइम आ गया है या मार्केट से दूर रहें। बट अभी क्या करें, जब गए नहीं किधर, बीच में खड़ा है तो हमने कहा अब डायरेक्शन लेते, चौराहे पे खड़ा हुआ, इसको समझ नहीं आ रहा किधर किधर इसको जाना चाहिए। एक चीज़ और हुई संजय जी, उस पर भी आपका जवाब चाहिए। पूरा रिजल्ट सीजन अगर हम लोग देखें ना तो अच्छा था, शानदार नहीं था उसमें, क्योंकि मैं 2 बयान से मैंने अपनी व्यू बनाया है। सारी कंपनियां ये कह रही कि मैक्रो पिक्चर पे हम लोग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, ये बहुत फेवरेट डायलॉग कंपनियों का। और जब बैंकों के पास आप जाइए, निम्स वगैरह सब हिट हो रहे हैं उनके, उसके बावजूद कह रहे हैं कि नहीं क्रेडिट ग्रोथ रोबस्ट है, और वो है भी। 20% की ग्रोथ का आंकड़ा आरबीआई ने सामने रखा है। ये क्या मतलब, उनको लग रहा है कि कुछ मैक्रो पिक्चर गड़बड़ है, बैंकों को लग रहा है क्रेडिट ग्रोथ चल रही, तो पैसा ले कौन रहा है फिर ये? तो देखिए, एक तो बहुत दिनों के बाद प्राइवेट सेक्टर में केपेक्स हो रहा है। दूसरी बात जो कि काफी रियल एस्टेट कंपनीज के मैनेजर्स ने भी आके कहा है अपने आउटलुक में कि भले पिछले करीब साल भर से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं लेकिन हाउसिंग डिमांड में कोई कमी नहीं दिख रही है। तो एक सेगमेंट जो वो है जो बढ़ता ही रहा है।
और तीसरा जो कि मैं समझता हूं कि थोड़ा वरीसम है, जो हाल के दिनों में जिस तरह से रिटेल क्रेडिट बढ़ा है और बहुत तेजी से बढ़ा है, वो शायद इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि लोग अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो लीवरेज कर कर कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब बोरो करके स्पेंड कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने इनकम पर डिपेंडेंट होके स्पेंड कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से 3 कारण हो सकते हैं जिसके कारण क्रेडिट ग्रोथ काफी मजबूत है। और जैसा आपने कहा, अगर आप ओवरऑल रिजल्ट को देखेंगे ना, तो ओवरऑल रिजल्ट आपको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि 2 खास करके सेगमेंट जो रहे रिजल्ट के, एक तो बैंकिंग और एनबीएफसी का जो रिजल्ट रहा है वो काफी अच्छा रहा है। और तो और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का अगर आप रिजल्ट देखें, तो पिछले साल इसी तिमाही में उनमें से अधिकांश कंपनियों ने लॉस रजिस्टर किया था, और इसी साल के इस तिमाही में उन्होंने सुपर डुपर बम्पर प्रॉफिट दिखाया है। तो ये जो चेंज हुआ उनके पिछले साल के क्वार्टर में लॉस से लेके इस साल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के नंबर्स के कारण, अगर आप एग्रीगेट नंबर देखेंगे ना, तो वो डेल्टा बिल्कुल बदल जाता है इस नंबर को शामिल करने से। अदरवाइज अगर आप ओवरऑल देखें रिजल्ट, तो रिजल्ट मैं समझता हूं कि एवरेज है, कोई बहुत ही ना तो बुरा ना ही बहुत अच्छा है। मनीष जी, मार्केट किधर चलेगा, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ? मनीष जी इसका जवाब दीजिए, उत्तर या दक्षिण, मार्केट किधर जाएगा? नहीं, तो अपना काफी समय से बात गुनगुना ही है मार्केट, इन अ सेंस। देखिए, कई सारी चीजें बेहतर हुई है, और पिछले 2 साल की कहानी यही है कि एक्चुअली रिटर्न्स पिछले 2 साल का डॉलर टर्म्स में 0 है। जो भी हिंदुस्तान में मार्केट में रिटर्न आया है वो डॉलर डिप्रिसिएशन से, आईएनआर के डिप्रिसिएशन से आ रहा है। ये उसके बावजूद कि 50-60% अर्निंग्स बेहतर हुई है आगे लास्ट 2 सालों में। तो बेसिकली जब भी आप महंगे मार्केट को खरीदते हैं, दैट यू वुड हैव डन इन जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिवाली 2021 में, तो उसमें नेट रिटर्न आपको मिलता नहीं है। फिलहाल भी वही सिचुएशन है कि काफी इन्फ्लेशन मैक्रो दुनिया के अंदर बेहतर हुआ है, लेकिन ग्रोथ मैक्रो जो है अब यूरोप में, बड़ी कॉल इट, चाइना में काफी खराब हो गया है। और यूएस भी इंक्रीमेंटली, अब मैंने आपको अपने इन्वेस्टर्स को भी लिखा था, पुट आउट भी किया था पब्लिकली, कि यूएस के अंदर भी एट मार्जिन अब बेरिश लग रहा है। टेक का जो बहुत बड़ा रैली है, वी कैप्चर्ड इट। मेरे ख्याल से यहाँ से इंक्रीमेंटली बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं रहेगा। तो जब ये सारे चीजों के चलते ऐसा आपको लगता है कि शायद पेसिमिज्म हो, लेकिन लोकल मैक्रो ठीक ठाक है। हमारी अर्निंग्स 40% से ग्रो नहीं करेगी अगले 2 साल में, तो शायद 30% से तो वेरी लाइकली ग्रो करेंगी ही। रेट्स मोटा मोटी पीक हो चुकी हैं। ऑयल का थोड़ा बहुत टेंशन है, वापस ऊपर आया है, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट काफी ठीक ठाक है। तो उस चक्कर में ऐसा हो सकता है, मान सकते हैं कि जो पिछले 2 साल का मेरा व्यू, 1.5 साल का व्यू था कि इंडिया अंडर परफॉर्म करेगा इन एग्रीगेट बिकॉज ऑफ पुअर मैक्रो, मेरे ख्याल से, और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, यहाँ से इंक्रीमेंटली अगला साल शायद यूएस अंडर परफॉर्म करेगा इंडिया से। तो रिलेटिव फंड मैनेजर अगर मैं हूं तो मैं बोलूंगा कि नहीं, इंडिया बेहतर लग रहा है। लेकिन बिकॉज 19-20 टाइम के ऊपर अभी भी मैं मार्केट को महंगा ही समझता हूँ वनिस्पत जहां बॉन्ड यील्ड्स हैं। तो बिटवीन बॉन्ड्स और इक्विटी के अंदर अभी भी मुझे लगता है कि नहीं, इक्विटी महंगे हैं। तो इसलिए नेट नेट रिटर्न उतना ही आने वाला है नीरज जी, अगला 1 साल में भी, जो पिछले 2 साल में आया है, 7-8-9% का रिटर्न आएगा। तो ये जो डायरेक्शनलेस मार्केट एक चौराहे पे खड़ा हो गया है, ये गिर के अपने आप को ठीक करेगा या समय बिता के अपने आप को ठीक करेगा? मतलब टाइम करेक्शन लेगा या प्राइस करेक्शन लेगा, क्या लेगा ये? तो महंगी चीजों का जनरली जब बहुत महंगे नहीं होती है, जो पिछले 2 साल में हमेशा ऐसा ही था कि कभी बहुत महंगी नहीं थी, तो उसमें ऐसा ही होता है, वो गुण की तरह से धीरे धीरे खाती है इन्वेस्टर को। कोई बहुत बड़ा भूचाल सा आ जाए अचानक से, कि नहीं, कोई क्रेडिट क्राइसिस आ जाए यूएस यूरोप में कहीं पे भी, तो हम उन लोगों के साथ दे देंगे अपने आप को 25-30% से। विदाउट दैट इंडिया के अंदर लोकली ऐसा कुछ बहुत बड़ा टेंशन नहीं लग रहा है जिसकी वजह से इंडिया प्रेसिपिटेट हो जाए। लेकिन वो हमेशा ऐसा ही होता है ना, पिछले 20 साल का इतिहास है कि जो अक्सर जो बड़ी रिस्क इंडिया के अंदर आती है वो बाहर से ब्लो इन करती है। लोकली तो इतने गरीब देश हैं, इसमें बहुत बड़ा कुछ होता नहीं है। आई मीन, जब भी होता है तो बैंकिंग क्राइसिस इनहेरेंट लोकल होती है, तो वो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली प्ले आउट। तो इसलिए लोकल मैक्रो को समझ करके इंडिया के अंदर बहुत बड़ा कभी भी सेल ऑफ नहीं आएगा, तो बाहर अगर होता है तो ही आएगा। तो इसलिए आपका एकदम बढ़िया है, गुनगुना सा मार्केट है, ना इधर ना उधर। कुछ महीने अच्छा चलेगा, कुछ महीने खराब करेगा, नेट नेट बॉन्ड से 1-2% ही ऊपर कमाएगा।
भाई गुरमीत जी, मैं तो एक साइड वाला आदमी हूँ, मुझे बीच में खड़े रहना पसंद नहीं है। या तो ये चले या गिरे। ये बीच में जो खड़ा हुआ है ना, थकाऊ मार्केट, एक हफ्ते में 0.3%, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? नीरज जी, 16,800 से 19,800 आया है, 3,000 पॉइंट आया है 2 महीने के अंदर। थोड़ा कंसोलिडेशन, उसके कारण भी है। पहले यूएस का रेटिंग डाउनग्रेड हुआ, जिसने 2 दिन थोड़ा मार्केट को, लोगों ने 2011 की तुलना की उसकी, जब एसएनपी ने पहली बार डाउनग्रेड किया था यूएस को, और लगा कि वापस से शायद डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा और बॉन्ड यील्ड शूट अप करेगी। बॉन्ड यील्ड इतना शूट अप नहीं हुई जितना पहली बार जब रिएक्शन हुआ था। दूसरा, जो इन्फ्लेशन डेटा है इंडिया का, आरबीआई ने जो बढ़ाया 5.1 से 5.4% किया, उससे बाजार को ये लगा कि पूरी तरह जो एक्सपेक्टेशन है, बाजार फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को डिस्काउंट करता है, तो रेट कट अब लगता है कि दूर है। पहले लग रहा था शायद कि 3, 4, 5 महीने में इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होगी अगर इन्फ्लेशन सॉफ्ट रहा तो वो एक थोड़ा सा उसको थोड़ा सा झटका लगा। प्लस आरबीआई ने थोड़ा सा मॉनेटरी कंडीशंस को टाइटन किया, हालांकि बहुत मार्जिनल किया है। तो जितने भी 2000 के नोट आए, तो 10% ऑफ एनडीटीएल बोलते हैं उसे, नेट टाइम डिपॉजिट लायबिलिटीज बोलते हैं, उसका इंक्रीमेंटल सीआरआर बढ़ाया उन्होंने। थोड़ा सा लिक्विडिटी टाइप, तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका बैक ऑफ द एनवेलप मैथ्स है इसका सिस्टम। और कैश रिजर्व रेशियो में बैंक्स को कुछ मिलता नहीं। तो अगर आपने देखा होगा, इस हफ्ते सबसे ज्यादा प्रेशर बैंक निफ्टी पे ही आया है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा ये कंसर्न है कि निम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्पेशली जब एसबीआई के नतीजे आए। तो मुझे लगता है ये करेक्शन बोलना सही नहीं होगा, इसको थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। और कुछ एक ग्रीन शूट्स भी हैं। आप अगर कमेंट्री सुने, जैसे डाबर के सीईओ हैं मोहित जी, उन्होंने बोला कि रूरल डिमांड की रिकवरी हुई है, पूरी इंडस्ट्री में 4% की रिकवरी है, बहुत टाइम बाद देखने को मिला। डाबर की एक्चुअली रिकवरी 7-8% थी। एचयूएल ने भी बात करी कि इन्फ्लेशनरी मॉडरेशन होने से थोड़ा रूरल रिकवरी आ रही है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा जैसे जैसे इलेक्शन सीजन जाएंगे। तो एक जो अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा ब्रिज होगा। बेसिक मैक्रो, जैसा मनीष सर ने भी बोला कि बेसिक इंडिया का मैक्रो में ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि बहुत कोई बड़ा करेक्शन आया इवेंट हुई। और कुछ कंसोलिडेशन हेल्दी है, आपकी वाली बात से मैं सहमत हूँ। टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन से थोड़ा बेटर होता है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट में होगा। नतीजे उतने अच्छे नहीं है। हर ब्रोकरेज 18-19% का ईपीएस एस्टिमेट ले रही है। मेरे हिसाब से 15-16% का ही मोटा मोटा ईपीएस ग्रोथ आएगा इस साल। 15-16% का ईपीएस ग्रोथ आएगा। अच्छा, मैं आप लोगों के सामने 5 पॉइंट रखता हूँ जो मार्केट के समय दिमाग में है। आप मुझे वो जो भी आपको उसमें अच्छा लगे एक्सप्लेन करिए। एक तो ये तिमाही नतीजे हमने कहा कि अच्छे थे, बहुत शानदार नहीं थे, कि मतलब कोई तोड़फोड़ नंबर आए, किसी में कुछ गड़बड़, किसी में कुछ गड़बड़। जैसा अभी गुरमीत आप कह रहे थे, डाबर के सीईओ ने, मोहित जी ने बताया, वैसे आज मैं पीडीलाइट से बात कर रहा था तो मुझे भरत जी ने बताया कि टियर 1, 2, 3 सिटीज़ में काफ़ी अच्छी, मतलब मेट्रो से ज़्यादा ग्रोथ उनको वहाँ पर मिली है, तो शायद वहाँ पर रिकवरी हो रही हो। दूसरा, अमेरिका में जो ब्याज दरें वगैरह बढ़ने की फिर आशंका बढ़ गई है। हालांकि स्ट्रीट डिवाइडेड 50-50 हो गया है, ब्याज दर गिरने के बावजूद लोग कह रहे हैं कि नहीं और बढ़ेगी महंगाई की वजह से। तीसरा पॉइंट, जो बाजार के इन्वेस्टर ट्रेडर्स ने, उनकी चॉइसेस बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। मतलब सेक्टर रोटेशन के लिए हम लोग एक शो भी किया था कि इंडेक्स छोड़ो सेक्टर पकड़ो और वही फायदा होगा आपको। वहाँ पे भी आप देखिए एक हफ्ते में लोगों की चॉइसेस बदल रही हैं, तो इसलिए मार्केट कंफ्यूज हो सकता है। ट्रेडिंग में दिलचस्पी ज़्यादा है ना, कैश में काम कम हो रहा है, ट्रेडिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। 3:30 बजे से पहले निकल लो, कल पता नहीं क्या होगा, रोज़ दिन भर, तो उससे भी मार्केट को एक डायरेक्शन मिलने में। और पांचवा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इलेक्शन ईयर है। अब से सिर्फ 40-50 दिन बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और अगले साल मई तक चलेगा। क्या ये भी एक मार्केट के दिमाग में कंसर्न है? संजय जी, आपसे शुरू करता है, एक बताइए इसमें से आपको कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट लगता है मार्केट के डायरेक्शन में बाधा बनने या उसको फेल करने के लिए? तो देखिए, जो ग्रोथ को लेके असमंजस है, मेरे ख्याल से आज सबसे बड़ी चैलेंज वही है, क्योंकि मॉनसून का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है रूरल कंजम्पशन पे। और जैसा कि हम अभी तक जानते हैं कि भले एग्रीगेट नंबर अगर आप देखें तो मॉनसून नॉर्मल है, लेकिन अगर उसकी आप स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कहीं पर बहुत ही ज्यादा है और कहीं पर बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंट है।
तो जब ओवरऑल ये मानसून का सीजन खत्म होगा तो उसका अलग अलग ज्योग्राफी पर किस तरह का असर छोड़ के जाएगा, वो एक बहुत बड़ा कारण बनेगा जो रूरल कंजम्पशन के रिवाइवल के प्रति। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी, अभी अर्बन कंजम्पशन जो है वो स्ट्रांग है, और जैसा आपने कहा, और शायद वो एक एडिशनल पॉइंट है इसमें, कि इलेक्शन ईयर होने के कारण सरकार की स्पेंडिंग जो है वो फ्रंट फुट पे है, और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें सरकार की स्पेंडिंग जो है बहुत ज्यादा है। तो हम सब जानते हैं कि जब खर्च होता है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो हो सकता है कि पैसा सरकार खर्च कर रही हो रोड बनाने में, लेकिन उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कई अलग सेक्टर्स में देखा जाएगा। तो इलेक्शन ईयर होने के कारण ये जो सरकार की स्पेंडिंग है, अगर वो फ्रंट फुट पे है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हमको लगता है कि ओवरऑल कंजम्पशन पे दिखेगा, और ज्यादातर हो सकता है कि शायद आज के दिनों में वो अर्बन कंजम्पशन पर ज्यादा दिखे, रूरल में कम दिखे। रूरल पर मानसून का प्रभाव जो है वो ज्यादा पड़ेगा। लेकिन कुछ देर पहले आप ही के स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा था विजुअल, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन दिया है, वो अगर आप देखें तो वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है, इन द सेंस कि पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में जो इन्फ्लेशन की दर है वो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, और फिर चौथी तिमाही और अगले साल की पहली तिमाही में वो कम होता नजर आ रहा है। यानी कि हम ये जो समझ रहे थे कि इन्फ्लेशन पर हमारी जो पहल है वो सक्सेसफुल हो गई और हम इन्फ्लेशन को काबू में ला पाए, वैसा लग नहीं रहा। और अगर आप बाजार में जाएं तो साफ दिखता है, जिस तरह से कि सब्जियों के दाम ऊपर की तरफ हैं और फ्रूट्स के दाम भी बढ़े हुए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है कि अगर मानसून भी खराब रहा और सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, और अगर मान लीजिए कि सोइंग सीजन भले सक्सेसफुल रहा लेकिन फाइनल क्रॉप प्रोडक्शन अगर कम रहे तो उसका क्या असर हो सकता है। तो इन्फ्लेशन भी एक चिंता का विषय हो सकता है कि सरकार खर्च कर रही है, इनकम का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे, जिसके कारण इन्फ्लेशन पे दबाव बढ़ सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये सब जो हैं ये चिंता का कारण हो सकते हैं, जो अभी उतने बड़े रूप में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आगे जाकर हाँ एक बड़ा सा रूप ले सकते हैं। ओके मनीष जी, मैं ये जो सेकंड टॉपिक था हम लोगों का कि महंगाई का एक प्रेशर बन रहा है, इसको मैं ले ही आता हूँ यहाँ पे बीच में। आरबीआई ने अपने प्रोजेक्शंस बढ़ा दिए कि इस साल के अंत तक 0.3% बढ़ाए उन्होंने। क्रूड जो है वो 90 के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है, और कम होने की संभावना नहीं लग रही, क्योंकि ओपेक ने बहुत मैसिव प्रोडक्शन कट किया है। क्या ये एक ऐसा चैलेंज बनना जिसको अभी हम लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे, हम लोग इंडिया वाले अंडर एस्टिमेट करने का, उनको लग रहा महंगाई इतनी बड़ी चुनौती दोबारा बन सकती है? तो इसका नीरज है ना, रिलेशन उसी बात से है, इलेक्शन ईयर जो आपने बोला था। हाँ। कि बेसिकली एक जो जनरल फ्रेम अपना, कई बार बात हुआ इस बारे में कि ये जो 2024 तक न सिर्फ ये किसी को पता नहीं कि किसकी गवर्नमेंट आएगी, लेकिन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी वो अलग होगी। है ना, जो मैंडेट अब सारे अब वो बीजेपी के स्टेट्स हो या मध्य प्रदेश में आप जाके देखेंगे तो क्या हो रखा है, और राजस्थान में या कर्नाटक में हुआ है वो देखिए। तो मोटा मोटी कंसेंसस पॉलिटिकल अपैरेटस में यह है कि आपको अगर रीविन करना है तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसके चक्कर में करीबन 0.5% के आसपास में मेरा एस्टिमेट है कि फिस्कल स्लिप हो रहा है रन अप टू इलेक्शन में हर स्टेट के अंदर। ठीक है, और जो शायद अब बिकॉज सेंट्रल इलेक्शन कोइंसाइड कर रहा है तो और ज्यादा होगा। ये जो पैसा है ये जनरली बढ़ता है, तो ये बहुत इन्फ्लेशनरी होता है। अब जो इंडियन इन्फ्लेशन है वो ग्लोबल इन्फ्लेशन से कोई लिंक नहीं है इसका। 2011-12 वाला सेटअप है ये, दुनिया में कहीं इन्फ्लेशन नहीं था, सिर्फ हमारे यहाँ था। तो उसका रीजन ये है कि जो ओरिजिन है हमारी इन्फ्लेशन का, टमाटर के भाव अगर बढ़ रहे हैं तो वो लोकल है, और उसका वो बहुत लाइकली है कि अगला साल भर ये प्रेशर रहेगा। और मेरे ख्याल है कि देखिए, थोड़ा हिस्टोरिकली कोई लोगों को समझना हो इस चीज को, तो हर 10 साल के अंदर इंडियन का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो चेंज होता है। जो एक पूरा कंसेंसस था, हमने पूरी गवर्नमेंट ने पिवट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस रीडिस्ट्रीब्यूशन, वो वापस से रिवर्स होगा मेरे ख्याल से, जो हर 10 साल में होता है अगर पिछले 40-50 साल के इतिहास को आप देखें तो वो एक थोड़ा सा एक इन्फ्लेशनरी रहता है।
तो इलेक्शन और इन्फ्लेशन जो है वो काफी वेल वेडेड है दोनों अभी इंडिया में, और ये यूनिक है, लोकल है, इसका ग्लोबल से बहुत लिंक नहीं है। तो एक तरफ मेरा ये व्यू है कि यूएस ट्रेजरीज जो हैं और यूएस रेट्स जो हैं वो पीक हो गई हैं। मेरा ये भी व्यू है कि यूएस के अंदर एक मेजर डिसइन्फ्लेशन हो सकता है, और उसकी वजह से मेरा जो सबसे बड़ा ट्रेड है एक ग्लोबल मैक्रो है कि और लॉन्ग यूएस ट्रेजरीज को अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, टीएलटी जिसको बोलते हैं, तो वहां पे एक बड़ा पैसा बन सकता है। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन हो, अभी चाइना के अंदर डिफ्लेशन है एब्सोल्युटली, यूरोप के अंदर डिफ्लेशन है, यूएस के अंदर रन रेट बेसिस के ऊपर एक्चुअली एक्स शेल्टर जो है वो जीरो इन्फ्लेशन हो गया है लास्ट 3-4 महीने में। लेकिन लोकली इन्फ्लेशन का जो रिवर्सल हुआ है वो बहुत लोकल रीजन की वजह से हुआ है। 2010-11 के अंदर वो एमएसपीज के चलते हुआ था, इस बार रिडिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली आदमी के पास में पैसा पहुंचाएंगे हम लोग, तो वो जो खरीदता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज होता है उसके भाव बढ़ेंगे। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर 50% इन्फ्लेशन जो है वो रोजमर्रा की चीजें हैं, ऐसा यूएस में नहीं है, ऐसा यूरोप में नहीं है, हमारे यहाँ है। तो अगर आटे दाल के भाव अगर बढ़ेंगे, हमारे यहाँ टमाटर के भाव बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन बड़ा बदतमीजी कर सकता है, तो वो कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये पूरा 6-12 महीना ऐसे ही रहेगा। इसको आप शक्तिकांता दास इसको मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग करके नहीं डील कर सकते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जब यूएस ईज करने की कंडीशन में होगा तब भी इंडिया डिलेड ईजिंग होगा। तो इसके लिए इंडिया और यूएस की इंटरेस्ट रेट्स में जो बहुत बड़ा कंप्रेशन आ गया था वो वापस से वाइडनिंग चालू होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मनीष जी ने रखा है कि ये ऐसा क्रीपिन हो रहा है ना धीरे धीरे इन्फ्लेशन वाला, कि वो कैसे टैकल होगा। अभी देखिए ना, टमाटर 200 रुपये किलो गुरदीप जी, और इलेक्शन ईयर है, पैसा खर्च हो रहा है। राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, बिजली फ्री, और 5 लाख नहीं 25 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा आपको फ्री में, लैपटॉप बटेंगे, अभी साइकिल। अभी तो ये पहले वाले हैं, प्रिकर्सर ट्रेलर है, अभी पिक्चर शुरू नहीं हुई है, अभी झड़ी लगेगी। तो मतलब इवेंचुअली वो जाके इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट करेगी, और उसका असर फिर गुरदीप जी के पोर्टफोलियो पर पड़ेगा ना सर। देखिए गवर्नर साहब भी चिंता कर ही रहे हैं इसकी। नहीं देखिए जी, मनीष जी ने अच्छी बात बोली। मुझे लगता है एक जो बड़ा कंसर्न मुझे लगता है कुछ जो जिसका शायद हो सकता है ये साल ना प्ले आउट हो बट इवेंचुअली होगा, ये जो यूएस का डेट क्राइसिस है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है अब उनका बजट फिस्कल डेफिसिट नंबर देखिए, बजट डेफिसिट नंबर देखिए, 1.5 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है YTD। इंटरेस्ट पेमेंट जुलाई में उन्होंने करीबन $73 बिलियन की करी, तो $1 ट्रिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। हाउस होल्ड डेट 17 ट्रिलियन के आसपास है, क्रेडिट कार्ड डेट 1 ट्रिलियन है, स्टूडेंट लोन 1.5 ट्रिलियन है। ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, मतलब और अगर ब्याज इतना ऊपर रहेगा तो कोई ना कोई क्रेडिट इवेंट आएगा, और क्रेडिट इवेंट की एक खासियत होती है वो बताता नहीं है, सडनली अपेयर होता है। तो ये एक रिस्क है ग्लोबल मार्केट्स को मेरे हिसाब से, जो कि एक बड़ा रिस्क है। और जैसा मनीष ने बोला कि जो क्राइसिस हमेशा आता है इंडिया के बाहर से आया है, जब भी बड़ा क्राइसिस आया है पिछले कुछ सालों से जब से हम लोग मार्केट में, तो ये वॉच करना जरूरी है और थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। और फिच ने इसी फिस्कल डिटेरियोरेशन की बात करी थी जब रेटिंग डाउनवर्ड किया था। सोशल सिक्योरिटी स्पेंडिंग से डेफिसिट स्पेंडिंग $500 बिलियन ज्यादा है और बढ़ता जा रहा है, तो इसको कंटेन भी करना है और साथ में इंटरेस्ट कॉस्ट भी नीचे लानी है। दूसरा मुझे लगता है नीरज जी, एक जो इंडिया में ये जो लिक्विडिटी की हम चर्चा इतना नहीं करते हैं, और हम थोड़ा हफ्ते मार्केट को एनालाइज करते हैं। मैंने पहले बोला है कि ये 2003 से 7 की साइकिल थोड़ा मिलती जुलती है। फर्क ये है कि तब आप शायद 12-13 के पी पे थे, अभी आप 20-21 के फॉरवर्ड पे हैं। और 2003 से 7 में भी 4 बड़े करेक्शन आए थे। एक तो 30% करेक्शन आया था मई और जून 2006 में। तो अच्छी साइकिल्स में भी करेक्शंस आते हैं और करेक्शंस हेल्दी है मार्केट के लिए। तो ये जो एनालिसिस है हमारा कि मंथ ऑन मंथ अच्छा रिटर्न बनना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वही एक्चुअली रिटर्न को कम करता है, इन्वेस्ट वो हमारा बिहेवियर इम्पैक्ट करता है। दूसरा, करीबन अगर आप लिक्विडिटी देखें अभी म्यूचुअल फंड्स की, तो करीबन 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी जो कैश पोजीशन है। तो अगर कोई FI सेल ऑफ होता है तो सामने कुछ हद तक लिक्विडिटी है, तो डोमेस्टिक कारण की वजह से इतना मुझे लगता नहीं इम्पैक्ट आएगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोज हैं, डोमेस्टिक फ्लोज, जो मुझे लगता है बहुत अंडर स्टेटेड है, डिस्कशन बहुत कम होता है, बट ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये आगे जाके और बड़ी फोर्स के रूप में आ गया है।
गुरदीप जी, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग आपने कही, मैं उसको समझना चाहता हूँ दोबारा से। आप देखिए, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और मार्केट 1-1.5 दिन से ज़्यादा उसका रिएक्शन नहीं देता। यूएस के 11 छोटे बैंकों को डाउनग्रेड किया गया, बड़े बैंकों को धमकी दी गई, येलो नामक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बैंकरप्ट हो गई, इवन टपरवेयर बैंकरप्ट हो गई, और बहुत सारी कंपनियों में दिक्कत खड़ी हो रही। एक दिन का करेक्शन मैक्सिमम, वो भी फिर पलट के वही ऊपर आ जाते हैं। इंडिया में भी आप देखिए, कंपनियों ने बहुत खराब नतीजे किसी ने दिए, एक आध दिन करेक्शन, वो उसके बाद फिर ऊपर है। ये किस चीज़ का रेजिलियंस है? ये क्या मतलब, ये जो आप जो 2003 से 6 वाली एरोगेंस बता रहे हैं, वो है क्या? ये कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बहुत ज़्यादा मतलब थिक स्किन हो गए, गिराओ दिखाओ कितना गिरा सकते हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता है। सर्टन, देखिए जिस महीने अगर $4-5 बिलियन का सेलिंग होगा तो फर्क पड़ेगा। जब तक, तो अभी आपने ईपीएफओ के नंबर आए नीरज जी, आपने देखा होगा 2 लाख पिछले करोड़। क्वार्टर 13,500 करोड़ के आसपास ईपीएफओ ने ईटीएफ्स में लगाया, और अभी भी वो 15% की लिमिट पे नहीं है, अभी भी 10% के आसपास की लिमिट है। मतलब 4,500 करोड़ ईपीएफओ का मंथली इनफ्लो गया इक्विटी में। 15,000 करोड़ से ऊपर एसआईपी कब है, और अगर आप इंश्योरेंस और बाकी ऐड करेंगे डायरेक्ट तो और 2,000-3,000 करोड़ है। तो मोटा मोटा $2.5 बिलियन के आसपास का स्ट्रॉन्ग मंथ ऑन मंथ डोमेस्टिक फ्लोज है। थोड़ा बहुत मॉडरेट होगा ये करेक्शंस में, इसमें 10-20% का मॉडरेशन है, बट तो ये लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रांग है और ये बढ़ेगी। जी, मैंने पहले भी बोला था कि जब मैं इंडस्ट्री में था आज से 10-12 साल पहले, रिलायंस म्यूचुअल फंड में होता था, 1,500 करोड़ की सिर्फ बुक होती थी, आज 15,000 करोड़ की है। तो ये नंबर भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे इकोनॉमी नए माइलस्टोन्स करेगी, तो एक जो डिपेंडेंसी है हमारी आउटफ्लो की, जो हम पहले एकदम से सडन आउटफ्लो से जो लार्ज करेक्शन आते थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल हम डीलिंक हो गए हैं, डिपेंडेंसी जरूर कम। संजय जी, ये हम लोगों ने देखा कि एक सेक्टर चर्निंग वाला इशू में आप लोगों से समझना चाहता, आपसे भी मनीष जी से भी, ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। और जैसे अभी फार्मा में देखिए क्या ज़बरदस्त रैली कुछ ही समय में बन जा रही है। क्या निवेशकों के दिमाग में, ये ट्रेडर के दिमाग में एक सेट ऑफ माइंड चेंज है क्या ये, या वाकई सेक्टर में अब इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं कि आपको पकड़ना ही पड़ेगा? क्या है क्या ये? कुछ सोशल मीडिया का भी रोल है मीरा जी, जिस इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी, पहले जो इंफॉर्मेशन एज था, आज से 10 साल पहले इंफॉर्मेशन बहुत सिलेक्ट लोगों के पास होती थी, तो उसका आपको अल्फा भी मिलता था, एडवांटेज भी मिलता था। आप क्योंकि डेटा डेमोक्रेटाइजेशन है तो इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी प्रोसेस होती है। हम आप देखिए इंस्टा रील्स देखते हैं 30 सेकंड की, हमारा अपना अटेंशन स्पैन भी कम हुआ है। तो मुझे लगता है ये बिकॉज क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी अवेलेबल होती है और बहुत बड़े यूजर बेस पे होती है, बहुत जल्दी प्राइस पे रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट है। तो और ये आपको अपनी स्ट्राइड पे लेना पड़ेगा, और जो इन्वेस्टर इसको प्रोसेस कर सकता है कि ये टेस्ट मैच है, मुझे हर बॉल पे रन नहीं बनाना है, और मैं मेरा जब अगर लंबा खेलूंगा तो मुझे मेरे स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इसको एक डेफिनेट एज है। आप देखिए फार्मा बीटन डाउन था 2 महीने पहले, कोई नहीं पूछ रहा था फार्मा, और 2021 में फार्मा स्पेशलिटी केमिकल सबसे फेवर्ड सेक्टर। तो एक साल में पोजीशन, और अब फार्मा में आप देखिए पिछले 15 दिन में कैसे रिकवरी आई है ब्रांडेड, उसमें हॉस्पिटल्स में हमने देखा ही है बहुत स्ट्रॉन्ग। कुछ बदला भी है कि ऐसे ही आ गए थे जी? कुछ क्या चेंज क्या हुआ फंडामेंटली, कुछ बदला है क्या? नहीं, दो चीजें हुई नीरज जी। एक तो जो नतीजे थोड़े से बेहतर आने शुरू हुए, यूएस की जो प्राइसिंग प्रेशर था कम हुआ जेनरिक्स में, ब्रांडेड फार्मा के नतीजे बहुत अच्छे आए, मैनकाइंड का नतीजा अच्छा आया, सिप्ला ने बहुत अच्छे नतीजे दिए। और अगर आप हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो अब थोड़ा सा एक कैपिटल डिसिप्लिन आ गया है। जैसे पहले अपोलो ने पूरे इंडिया में हॉस्पिटल्स खोल दिए, तो एसेट क्रिएशन से फायदा नहीं हो रहा। अगर आप देखेंगे, अब मैक्स को देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, वो सिर्फ दिल्ली बॉम्बे में फोकस करता है, मेदांता ने नॉर्थ पकड़ा हुआ है, दिल्ली लखनऊ, और तो हर नारायण हृदयालय मेट्रो में इतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, नीचे थोड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कैपिटल डिसिप्लिन और कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन आया है, नतीजे अच्छे हुए हैं, बेस का इम्पैक्ट वो था। सीडीएमओ भी एकदम बीटन डाउन था, हमने देखा कुछ कंपनीज के अप्रूवल आए मॉलिक्यूल्स के, और अच्छा गाइडेंस दिया, आगे लंबी बिजनेस है। तो नतीजे और गाइडेंस की वजह से हुआ, और वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल रह गए थे। 4% वेटेज रह गया था निफ्टी फार्मा का इंडेक्स में, जो कि बहुत ही अंडर रिप्रेजेंटेड था, तो कुछ हद तक वैल्यूएशन। जी अच्छा, मनीष जी मुझे एक चीज बताइए कि क्या ये जो सेक्टर या स्टॉक के मैट्रिक्स हैं वो कुछ बदल गए हैं क्या इस समय? देखने का नजरिया बदला है ट्रेडर और इन्वेस्टर का, जिसकी वजह से बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, और इसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में क्या ये असर पड़ रहा है कि जो कन्वेंशनल तरीका था मैट्रिक्स वो लगाने में अब दिक्कत हो रही है?
धीरज अलग अलग सेटअप होते हैं। एक सेक्युलर सेटअप होता है जिसके अंदर फ्लोज और जनरल सेक्युलर ग्रोथ आउटलुक जो है वो कोइंसाइड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो ट्रेंड्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में प्ले आउट होते हैं, है ना। तो इसलिए पोर्टफोलियो के अंदर जो चर्न होता है वो कम हो जाता है ना। तो बेसिकली बिकॉज दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, पैसा भी बहुत आ रहा है इंक्रीमेंटली, लेकिन जो एग्जिस्टिंग थीम्स हैं क्योंकि वो सेक्युलर हैं तो उसी में हर फंड मैनेजर वापस या मार्केट उसी में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। कई बार ऑफ कोर्स उल्टा हो जाता है कि न फ्लोज हैं और न कोई सेक्युलर थीम है, तो फिर अफरा तफरी रहती है मार्केट में। कुछ ही समय ऐसा होता है, ब्रीफली 2015-17 में हुआ था ऐसा, 18 के अंदर भी ब्रीफली हुआ था कि 15-16 में सॉरी और 18 में, कि जब एक्चुअली फ्लोज तो हैं लेकिन कोई सेक्युलर थीम नहीं है। हार्ट टू हार्ट आपको नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ मैसिव कुछ बिंज हो रखा है, तो अब करे क्या आदमी को? जब फ्लोज हैं और थीम अगर कोई सेक्युलर नहीं है तो इंक्रीमेंटल जो आपके पास में पैसा आ रहा है, 15,000 करोड़ रुपए स्मॉल कैप वाले को बेचारे को दे दिए कि लास्ट महीने में, वो करेगा क्या? तो वो ढूंढेगा नई चीज। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में उसको लगता है चीजें महंगी है, उसको नहीं लगता है कि इतनी चीजें इतनी अच्छी हैं जितनी मार्केट उसका खुद का पोर्टफोलियो बता रहा है जिस भाव पे है, तो उसमें कंफर्टेबल नहीं है वो, तो वो ढूंढने की कोशिश करता है कि चलो कोई और चीज लेके आए। तो क्या चीज लेके आए? तो फिर इसलिए वो रोटेट होते हैं थीम्स की, भाई क्या चीज अच्छी नहीं करी है पिछले कुछ महीनों में और सालों में, क्या अंडर परफॉर्म किया है वर्सेस सेंसेक्स। तो फिर क्या है कि सुबह सुबह जो मॉर्निंग मीटिंग्स के अंदर फंड मैनेजर्स अपने सीआईओ के साथ बैठते हैं, तो हम ये डिस्कस करते हैं कि यार एक काम करते हैं, क्या जो वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स कौन से हैं? तो भाई फार्मा है। अच्छा, इतना कुछ खराब आया क्या परफॉर्मेंस इसके अंदर? बोले नहीं, ये 2 में अच्छा आया परफॉर्मेंस, इतना बुरा नहीं है, चलो इसको चलाते हैं अभी। तो इंक्रीमेंटली ग्रोथ है उसको ऐड किया जाता है। अब मैं आपको ये नेचुरल किस तरह से एक फंड मैनेजमेंट सेटअप, छोटा बड़ा मीडियम साइज कैसे बिहेव, वो बता रहा हूँ। उसका रीजन वो नहीं है कि वो गलत है, वो उसका रीजन है कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में अनकंफर्टेबल है, कि वो महंगा लग रहा है उसको, तो करे क्या? तो इसलिए वो रोटेशन वाले ट्रेड्स जो है वो इंक्रीमेंटल फ्लो को अब्सॉर्ब करने के लिए उस रोटेशन ट्रेड को प्ले आउट करना पड़ता है। सर ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है। मैं इसको दर्शकों से कहूँगा दोबारा से जब ये रोल आउट होगा तो सुने इसको, कि जरूरी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास चॉइस नहीं, पैसे हैं, क्या कुछ तो करना है ना, तो चलो ढूंढते कौन सबसे अंडर वैल्यूड है। अच्छा ये वाला स्टॉक कुछ दिक्कत नहीं लेकिन फिर भी नहीं चल रहा, चलो इसमें पैसे लगाते हैं, क्योंकि तो ये कंपल्सिव बाइंग है आपकी विदाउट एनी साउंड रीजन, लेकिन आपको करना है तो इसलिए आप कर रहे हैं। संजय जी आप करते हैं क्या ऐसा? देखिए ये कंपल्शन जरूर कभी कभी पैदा होता है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन आप एक और स्टेटिस्टिक पर भी नजर डालिए नीरज जी। 12.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो गए। हाँ, और अगर आप इसमें इसकी एज प्रोफाइल को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि इस 12.5 करोड़ जो नए डीमैट अकाउंट्स का हिस्सा, इस 12.5 करोड़ में करीब करीब 7 करोड़ तो नए डीमैट अकाउंट्स हैं जो पिछले 4 साल में आए हैं। ये अधिकांश डीमैट अकाउंट्स मेरे ख्याल से यंग लोगों के हैं, जिनका रिस्क एपेटाइट पहले वाले इन्वेस्टर से कहीं ज्यादा है, और उनका डिसीजन मेकिंग एंड टर्न अराउंड टाइम भी पहले के इन्वेस्टर से बहुत क्विक है। तो ये भी एक कारण है कि लोग, आप देखिए बाजार में लोगों का इंटरेस्ट एक सेक्टर या एक स्टॉक समूह से हटके दूसरे सेक्टर या दूसरे स्टॉक समूह की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसा गुरमीत और मनीष भी कह रहे थे, इसी में आज अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी अगर आप देखें तो 2001 में जो मार्केट का ब्लो आउट हुआ था, या फिर 2008 में जो मार्केट का ब्लो आउट हुआ था, इन दोनों केसेस में आप देखेंगे कि एक चीज कॉमन था कि बाजार का पूरा अटेंशन सिर्फ एक समूह की तरफ चला गया था। 2001 में वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट आईटी स्टॉक्स में चला गया था। 2007-2008 में वो इंफ्रास्ट्रक्चर के तरफ चला गया था, और आज के माहौल में ये पूरा इंटरेस्ट जो है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स पर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। मेरे ख्याल से वहां पर एक पोटेंशियल बबल जरूर बन रहा है, और जिस तरह से इंस्टीट्यूशनल मनी ये समझ के स्मॉल कैप फंड्स की तरफ आ रहे हैं कि फंड मैनेजर तो सोच समझ के डिसीजन लेगा, हाँ वो फंड मैनेजर भी अपने कंस्ट्रेंट्स के अंदर काम करते हुए उसी बबल को और बड़ा बनाने में शायद उसका भी
मैं समझता हूं कि अनविटिंग पार्टिसिपेंट हो गया है वो उस प्रोसेस में। तो ये बाजार की जो ग्रीड है कि जहां पर उसको रिटर्न का पोटेंशियल हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से देख रहा है, वो उसी समूह के तरफ वो अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है, ये नहीं रियलाइज करते हुए कि ये थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी है कि हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ एन इवेंट एंड इट्स आउटकम आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्मॉल कैप अच्छा करेगा और हम उसी में पैसा दिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके उसकी खरीदारी बढ़ रही है, तो उसका डिमांड बढ़ रहा है और उसके प्राइस बढ़ रहे हैं, और हम छाती ठोक के ये कह रहे हैं कि देखो मैंने कहा था ना कि स्मॉल कैप अच्छे करेंगे। लेकिन ये जो खतरा है वो एक डेवलप कर रहा है, इसको मेरे ख्याल से एड्रेस करने की बहुत जरूरत है। अदरवाइज हालांकि एक बहुत अच्छी बात है कि भारत में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है, हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत लोगों के हाथ जल गए और फिर उसके बाद एक सेगमेंट इस जो पार्टिसिपेट करा अगर वो हम के पीछे आ गया, तो भारत के इक्विटी मार्केट का जो एक फाउंडेशन है जो कि डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेशन का है, वो हिल सकता है। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये बात जो संजय जी ने छेड़ी है ना, इसको मैं ब्रेक के बाद और एक्सपेंड करूंगा कि ये जो नए नए निवेशक इतने सारे आ रहे हैं, हमारे SIP में 15,000 करोड़ आ रहा महीने का, 12.5 करोड़ के बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। अभी तो ये बहुत कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये मैच्योरिटी है, ग्रीड है, ऑप्शन स्कार्सिटी है, या फ्लश ऑफ मनी? ये सब क्या है, इसको हम ब्रेक के बाद समझेंगे। लेकिन मनीष जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे संजय जी की बात पे? एक चीज बताना चाह रहा था कि ये जो मिथ है कि फ्लोज, मैंने एक छोटा सा ब्लॉग लिखा था इसके ऊपर कि व्हाट इफ एवरी इंडियन हैड अ डीमैट अकाउंट, है ना, क्या होगा फिर? तो मैं तो मार्केट कितना हो जाएगा, 100 टाइम पे भी हो जाएगा, 200 पे हो जाएगा, क्या होगा? तो उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि यूएस के अंदर हर बंदे के पास में डीमैट अकाउंट है, तो वहां पे क्या मार्केट महंगे हो गए हैं क्या? सो काउंटर फैक्चुअली अगर इवन इफ एवरीवन हैड डीमैट अकाउंट इन इंडिया, तो अगर आप इसको थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे ना, तो ये समय नहीं आपके पास, क्योंकि मेरे पास आधा मिनट ही आपने दिया है, आपको आपका पी जो है फिर भी उतना ही आएगा। तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ किसी आराम से किसी दिन, या फिर कोई मेरे ब्लॉग पे जाके पढ़ ले कि वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो हमको कई चीजें लगती है कि ये इन्फ्लुएंशियल है, क्यों ऐसा है कि इतने सारे डीमैट अकाउंट होने के बाद में भी आज मार्केट पिछले 7-8 साल के फॉरवर्ड पी से सस्ता है? कोई रीजन है उसका? क्योंकि ये इररिलेवेंट है, दैट्स द पॉइंट। तो क्या ये एक्सपैंड हो रहा है इसलिए आप कह रहे हैं कि जितने लोग नए आ रहे हैं उससे ज्यादा मार्केट एक्सपैंड कर रहा है? नहीं, बेसिकली क्या है कि कैपिटल जो है ना वो लिमिटेड है, वो सब तरफ से डेट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, फिरंग कैपिटल, ये सारी कैपिटल जो है वो एक साथ एक बकेट में आती है ना। तो आप है ना एक मग्गा और पानी अगर बकेट में डालें और बकेट ऑलरेडी भरी हुई है, तो कोई एक बंदा जो दूसरा जो है उससे मग्गा निकाल करके अपना पानी ले जाता है। आप तो ये नीचे की थ्योरी लगाना है सर। एडजस्टमेंट पिछले 100 साल में डॉक्यूमेंटेड एडजस्टमेंट्स हैं। तो कभी भी किसी भी कंट्री में ब्रीफली इंक्रीमेंटल एक्सटर्नल या इंटरनल फ्लो से छोटा डेल्टा आ सकता है, क्या व्हाट यू कॉल मल्टीपल्स में, है ना, अगर वो डिसेंट मार्केट है तो। छोटा मंगोलिया का मार्केट है तो हमने देखा था 2011 के अंदर वो एक्चुअली 100 टाइम पे हो गया था जब गोल्ड माइन निकली थी वहां की। लेकिन ठीक ठाक मार्केट के अंदर ये ऑलमोस्ट ऐसा इंडिकेटर है कि वो एक ट्रेडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअली किसी इन्वेस्टर के लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है। एक छोटी सी बात यही बोलनी थी मैंने। नहीं, ठीक है, आपने एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए नीत्शे, वो ये कहते थे कि दुनिया में सुख और दुख की मात्रा तय है, इतना ही है, वो इधर ज्यादा चल जाएगा उधर ज्यादा चला जाएगा, वो रहेगा उतना ही तो पैसा भी उतना ही इधर इधर जाता था। तो एक छोटी सी बात कि 100% अगर पैसा अगर इक्विटी हो जाए और डिपॉजिट 0 हो जाए, हर आदमी सारा पैसा अगर इक्विटी में लगाएंगे, तो क्वेश्चन ये है कि आपका रिटर्न कितना हो जाएगा? तो पता क्या होगा? रिटर्न वही होगा जो वैक है, बेसिकली इक्विटी और डेट का जो एवरेज है उतना रिटर्न आप इक्विटी में आएगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली 8.5 का आएगा। एग्जैक्टली। तो चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं दोबारा इसको लेके आऊंगा कि ये जो पैसा इतना आ रहा है हमारे इन्वेस्टर्स का, ये क्यों आ रहा है, वो लोग क्यों लेके आ रहे हैं, इसमें ज्यादा कमाने के लिए लेके आ रहे हैं या ऑप्शन नहीं है, एफडी में उतना अच्छा पैसा मिल नहीं रहा, तो चलो मार्केट में लगाते हैं, इसको समझेंगे क्योंकि नंबर्स काफी बड़े। ब्रेक के बाद स्वागत एक बार फिर से आपका वीकेंड मार्केट अड्डा में। और इस पर हम लोगों ने अभी बहुत ही दिलचस्प एक ज्ञान चर्चा की
कि बहुत सारे डीमैट हुए तो क्या होगा, वैल्यूएशंस क्या होंगे, और इससे पहले हमने बहुत सारे सेक्टर चर्निंग क्यों हो रही, फंड मैनेजर कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, सुबह मॉर्निंग मीटिंग में कैसे काम करता है, ये सब डिस्कस किया। आप ज़रूर देखिएगा इसको। अब हम इस सेगमेंट में ये बात करने वाले हैं कि जो हमारे यहाँ नंबर आ रहे हैं इक्विटी कल्चर के हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत पैसे आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में, लोग खूब पैसे लगा रहे हैं, EPFO वाले भी मार्केट को ही लग रहा है कि खूब पैसे लगा रहे हैं। तो मुझे क्यों ऐसा हो रहा है गुरमीत जी, 4 चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, आप 5वीं भी जोड़ सकते हैं। मैच्योर हो रहा है इसलिए खूब पैसे लोग लगा रहे हैं, इक्विटी में लगा रहे हैं, या लालच है कि भाई बहुत पैसे उधर बन रहे हैं। गुरमीत जी रोज़ जो है एक ट्वीट करते, देखो 10 साल पैसे लगाया तो इतने गुना हो गया, अरे बाप रे मैं तो मिस कर गया, अभी मैं उधर ही जाऊँगा। फिर एक होता है कि नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, 6% की FD 7% की, इससे अच्छा चलो मार्केट में लगाते हैं। या फिर वाकई लोगों के पास सरप्लस मनी आ रही है और उनको एक नया एवेन्यू चाहिए जहाँ पे ये एक बेस्ट एसेट क्लास मिल रहा है उनको। क्या है रीजन? नीरज जी, 3 कारण है, बड़े कारण है। एक, एलोकेशन शिफ्ट हो रहा है रियल एस्टेट, गोल्ड, फिजिकल से फाइनेंशियल एसेट में, कुछ हद तक यंग जनरेशन कर रही है। जब हम पहली जॉब लगी थी तो पहली चीज हम सोचते थे कि घर ले, EMI ले। आज की जनरेशन ऐसा नहीं सोचती है, क्योंकि वो थोड़ा एसेट लाइट रहती है। ये एक बिहेवियर स्टडी है, आप और कभी इस पे पूरा एक शो कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एसेट ओनरशिप पैटर्न बदल रहा है यंग जनरेशन का। लिक्विड एसेट चाहिए, डिजिटल एसेट चाहिए उनको, और वो एसेट ओनरशिप से ज्यादा एसेट एक्सपीरियंस में बिलीव करते हैं। तो स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, उनको जिंदगी ज्यादा जीनी है। दूसरा, एक इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। करीबन 12-13 परिवारों के पास, करोड़ लोगों के पास ही बैंक अकाउंट है। आज 85% एडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट है। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है। इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि जितने मर्जी डीमैट अकाउंट खुले या आए उससे, क्योंकि इंडिया अलग मार्केट है। इंडिया में फ्लोट लिमिटेड है, इंडिया का इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो एक जो फॉर्मलाइजेशन ट्रेंड है उससे हम, एक्चुअल आंकड़े किसी के पास भी नहीं है, बट ये बहुत बड़ा, ये सपोर्ट भी करता है इंडिया को रिसेशन में, जो हमारा एक कैश इकोनॉमी है, पैरेलल इकोनॉमी। तीसरा, आप अगर एवरेज प्रमोटर होल्डिंग यूएस में देखेंगे, बड़ी कंपनीज में तो कुछ बहुत कंपनी में प्रमोटर ही नहीं है, सिंगल डिजिट। इंडिया में वो अगर आप गवर्नमेंट को इंक्लूड कर दें तो 50% से ज्यादा है। तो फ्लोट का एक इशू है, उतना सप्लाई नहीं आता है जितना आना चाहिए। चौथा, मुझे लगता है नीरज जी, एक धीरे धीरे लोगों को थ्रू आप मीडिया भी एजुकेट कर रहा है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी एजुकेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न सिर्फ 2 ही एसेट क्लास में लॉन्ग रन में आ रहे हैं। एक रियल एस्टेट में आता है, एक इक्विटी में आता है। और इक्विटी में कम कैपिटल से आता है, रियल एस्टेट में आपको एक सिग्निफिकेंट कैपिटल चाहिए फिर भी। तो एवरेज एक्यूपेंसी बढ़ रही है। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि एक आपको कॉर्पस क्रिएट करना है कंटिन्यूसली, क्योंकि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो हमारे अभी आंकड़े आ रहे हैं CPI से काफी बड़ा है, जो एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है। तो कई सारे फैक्टर हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं। कुछ हद तक सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है डिजिटाइजेशन का है। जो हमने बैंक अकाउंट्स खोले हैं, जो पूरा डिजिटल स्टैक बनाया है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और धीरे धीरे नॉर्थ में, जैसे वेस्ट में इक्विटी कल्चर थोड़ा ज्यादा रहा है, नॉर्थ में इन पर्टिकुलरली थोड़ा सा जो रियल एस्टेट वाला पोर्शन है और फिजिकल गुड वाला पोर्शन है, वो काफी हद तक इक्विटी में मूव कर रहा है। ओके, ये है। सर जी, आपको क्या लगता है ये इतना जबरदस्त फ्लो जो बना हुआ है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, एक कारण तो है जो कि मिक्सचर है 2 एक्रोनिम के, टीना और फोमो। ओके। हाँ, पहला वाला तो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। अगर आप आज देखेंगे, जो लोग सर्विस से रिटायर कर रहे हैं वो भी अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का कुछ हिस्सा इक्विटी में लगाना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि जो उनको डेट से रिटर्न मिल रहा है या FD से रिटर्न मिल रहा है पोस्ट टैक्स, वो उनको उदासीन करता है। तो इसी के लिए, चूंकि उनके पास और कोई जरिया उनको दिख नहीं रहा है जहां पर कि रिटर्न्स को थोड़ा और मैक्सिमाइज किया जाए या इन्फ्लेशन के बीटिंग रिटर्न्स लाया जाए, तो इसके कारण भी एक हिस्सा है जो इक्विटी में आ रहा है। और मतलब ये रिटेल इन्वेस्टर की ही सोच नहीं है नीरज जी। अगर आप देखें तो EPFO ने अपना 8.7% जो लगाया इक्विटी में, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? वो भी यही था ना कि वो अपने रिटर्न्स को इंप्रूव करना चाहते थे। तो इसी के लिए टीना फैक्टर जो है, चूंकि ऐसा समझा जा रहा है कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, तो उसके कारण लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन इक्विटी एज एन एसेट क्लास। दूसरा फैक्टर है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट,
यानी कि आपके नजदीकी सर्कल के लोग इक्विटी में पैसा लगाए और अपने सक्सेस की जो स्टोरीज है वो गेट टुगेदर में सुनाते हैं, फेलियर की स्टोरीज तो सुनाते नहीं। तो लोगों को लगता है कि अरे देखो ये भी एक जरिया है पैसा बढ़ाने का। हाँ, अब मल्टीप्लाई करने का है या ना हो, लेकिन बढ़ाने का तरीका है। तो वो ऐसा ना हो कि ये जरिया मुझसे छूट जाए, तो वो भी एक पार्टिसिपेंट है इसमें। तो ये दो जो है, ये कॉम्बिनेशन वाला फैक्टर मैं समझता हूँ कि टीना और फोमो का कॉम्बिनेशन है। दूसरा फैक्टर जो कि थोड़ी हद तक गुरमीत ने भी टच किया, भारत की पर कैपिटा इनकम पहले से ज्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम भी अब बढ़ गया है। आप देखेंगे कि आज जो लोअर मिडिल क्लास या अपर लोअर इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, वो भी अपने फ्यूचर को या अपने बच्चों के फ्यूचर को सुधारने के लिए सेविंग्स का जरिया अडॉप्ट करना चाहते हैं। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में तो मैं कहता हूं कि मैं खुद आश्चर्यचकित था कि हमारे घर में जो महिला खाना बनाती हैं, उनके हस्बैंड हैं एसी के मैकेनिक। आज से 7 साल पहले उन्होंने एसआईपी शुरू की, ये टारगेट करते हुए कि वो 10 लाख रुपया जमा करेंगे अपनी बेटी की शादी के लिए। तो मैं कहता हूं उनमें मुझे दिखता है नया भारत, जिनकी एस्पिरेशन बेटर फ्यूचर की है, और उसके कारण वो देख रहे हैं कि वो उनको लगता है कि एसआईपी रिकरिंग डिपॉजिट से एक अच्छा तरीका है उनके फ्यूचर को सुधारने के लिए। तो ये एक दूसरा कारण भी है जो मेरे ख्याल से इस तरह की फ्लोज को इंडिया में ला रहा है। ओके, ये तो कल्चर बढ़ रहा है मनीष जी। ये कल्चर अभी तो मुझे लगता है और जारी रहेगा। अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट से दूरी बनाए हुए, या उनको डर लगता है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जिस रफ्तार से लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, मार्केट भी अपना वैसे मैच्योर हो रहा है, तो ये और आपको लगता है कि यहाँ से एक तेजी से बढ़ेगा? नहीं, 2-3 चीजें एक्चुअली नीरज है ना। एक तो ये कि एफआई और एमएफ का क्यूमुलेटिव अगर फ्लो एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखूं मैं, तो करीब 2% रहा है, 0.25% के आसपास में 15, 20, 25 सालों से, है ना, 2000 के बाद में मोटा मोटी। तो बेसिकली क्या है कि उसका मतलब क्या है कि अगर हम 300 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, तो 6 लाख करोड़ के आसपास में पैसा पहले मोस्टली एफआई से आता था, उसके बाद में एमएफ और एफआई से मिलके आने लगा, फिर सिर्फ एफआई से आने लगा, अब सिर्फ एमएफ से आ रहा है। एफआई से रिलेटिवली कम आ रहा है अगर पिछले 5 साल का अगर देखें तो वो वाली बात मैंने मग्गे वाली करी थी कि अगर आप लोकली बहुत पैसा डालेंगे तो बाहर वाला पैसा निकल जाएगा। पहले बहुत, जब हमको किसी को अच्छा नहीं लगता था हमारे देश का मार्केट, तो उनको समझ में आता था कि क्योंकि उन्होंने इस ट्रेड को 25 दूसरे देशों में खेला है कि जब तक, और अब मैं फंडामेंटल बात पे आता हूं कि क्यों एफआई ये वाला ट्रेड खेलती हैं। जब एक कंट्री का एक सर्टेन डेमोग्राफिक्स डेवलप होता है, मोटा मोटी एक आदमी कब सेव करता है, जब 45 साल से 60 साल का आदमी जो है वो सारा जो उसका घर बन चुका है, बच्चों को बाहर भेज चुका है, तो उसके बाद में जो और उसका क्योंकि घर बन चुका है तो इंक्रीमेंटल सेविंग को वो फाइनेंशियल सेविंग्स बनाता है, और वहां पे उसकी रिस्क एपेटाइट भी रहती है। तो जब भी किसी देश का 45 से 60 वाला जो तबका है उसमें बल्ज डेवलप होता है, और एक सर्टेन पर कैपिटा से ऊपर का अगर होता है, तो वहां पे सेविंग बहुत सारी कैपिटल मार्केट में जाने लगती है। ऐसा 50 देश में पहले हो चुका है, और इसी ट्रेड को हिंदुस्तान में आज प्ले होगा। उसको प्ले करने के लिए अर्ली 2000s के अंदर एफआई ने बड़ा ट्रेड खेला था, और अब वो क्योंकि उनके देशों में वो 45 से 60 वाला बल्ज जो है वो अब रिड्यूस हो रहा है, और 60 से ऊपर के लोग बढ़ रहे हैं, तो वो एक्चुअली विड्रॉ कर रहे हैं। इसके लिए अब हमारे देश के अंदर एफआई एक बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। छोटा मोटा सिक्लिकल ट्रेडर्स कभी आते हैं, जैसे आए हैं पिछले 7-8 महीनों में, उससे पहले निकले थे, उससे पहले फिर आए थे। तो ये क्या है, मोटा मोटी सिर्फ बहुत छोटा सा परसेंटेज जो है कैपिटल का हिंदुस्तान में बाहर के लोगों का आता है। लेकिन क्योंकि हमारा जो 45 से 60 वाला लोग है वो उसमें बल्ज डेवलप हो रहा है, और वो अगले 20 साल तक रहेगा। फाइनल पॉइंट नीरज, जस्ट फॉर ए कॉन्टेक्स्ट, हमारा देश 80 से 85 लाख करोड़ का सेविंग है हमारी साल की, है ना। 275-80 लाख करोड़ की इकोनॉमी में 30% मान के चलिए। उसमें से म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल पैसा शायद आएगा वो 20-22 हजार करोड़ मंथली के हिसाब से 2.5 लाख करोड़ है, तो वो 3% के आसपास है। बड़ा अमाउंट है, मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू टू ग्रो होगा, लेकिन जस्ट फॉर ए कॉन्टेक्स्ट एक एवरेज वॉलेट के लिए ये अभी भी एक बहुत छोटा अमाउंट है, जस्ट फॉर ए कॉन्टेक्स्ट। बट यस, ये अच्छा न्यूज है, बुरा न्यूज नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये कंटिन्यू ग्रो होता रहेगा अगले 10-20 सालों तक। तो ये जो 20-25 हजार करोड़ आप बता रहे हैं, ये 50 हजार करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि वो जरूरी कि हम
अलग अलग एवेन्यूज पे जाए, हमको ये वाला एवेन्यू ज़्यादा ग्रो करता हुआ दिख सकता है? नहीं, वापस बोलिए, मैं नहीं सुन पाया। जो अभी डायरेक्ट इक्विटी में जो पैसा आ रहा है वो बहुत छोटा पोर्शन है, 3-4% का, ये बढ़ के क्या 7-8%, 9% तक हो सकता है? क्योंकि और कोई एवेन्यू है नहीं इंडिया में इतना बढ़िया। हमारा बॉन्ड मार्केट उतना मेच्योर ही नहीं, ना रिटेल के लिए भी है उतना। नहीं, बॉन्ड मार्केट का रिस्क जो है, बॉन्ड जो है वो डिस्प्लेस करेगा फिक्स डिपॉजिट्स को। जो डिसइंटरमीडिएशन बॉन्ड मार्केट करता है वो फिक्स डिपॉजिट को डिस्प्लेस करता है ना। तो उससे इक्विटी का बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। इक्विटी कंपटीशन जो है वो पहला अगर जो खरीदता है उससे भी इक्विटी का कोई कंपटीशन नहीं है। इक्विटी का कंपटीशन उस बंदे के कैपिटल पे है जो 2 घर खरीद चुका था, अब तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा घर इधर उधर दुनिया में खरीद रहा था। उसके लिए ये कंपटीशन है कि नहीं, अब तुम्हारे पास में सफेद पैसा है ठीक ठाक, तो आप उसको इक्विटी में डाल करके रियल स्टेट से 1-2% एक्स्ट्रा कमा सकते हो। और वो क्योंकि जीएसटी आ गया है, उसकी वजह से अब ये जो छोटे व्यापारी हैं वो भी फंस गए हैं, उनका भी काफी सारा पैसा जो वाइट में है, तो अब वो छोटा मोटा पैसा उधर भी आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है। अगर इसको डेमोग्राफिकली आप स्टडी कर रहे हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ रिसर्च को जो मैंने खुद ने कंडक्ट करी है, कि जहां जहां देशों में 45 से 60 वाला बैंड ग्रो करने लगता है एक्चुअली रिलेटिव टू अदर पॉपुलेशन कोहोर्ट, वहां उसमें बढ़ेगा, डेवलप होता है। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ये जो काला सफेद वाला आप करें, तो अब तो काले की गुंजाइश बहुत कम बची है। अब इतनी है अब ज्यादा सफेद है, लेकिन वो इंक्रीमेंटली, ये सब चीजें बड़ी क्या है नीरज, इंक्रीमेंटल होती हैं। हम टीवी प्रोग्राम में हम बहुत भयंकर एक्साइटमेंट दिखाने की कोशिश करेंगे इसको, लेकिन इतनी धीमी चलती है कि टीवी वाला सो जाएगा। जैसे आपने शुरू में बोला था ना, मुझे मजा ही नहीं आ रहा है, ना तो तेजी हो रही ना मंदी हो रही है। एक्चुअल इकोनॉमी तो बहुत स्लो है, हमको चीज फास्ट वो होता नहीं है। ओके, तो ये थी आज की चर्चा, जिसमें 3 विषयों पे हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा की। और अब वीकेंड, अच्छा एक जानकारी है आपकी होगी क्या, जो मैं क्या नहीं दूंगा, आदिपुरुष आ गई है OTT पे। आप लोगों में से दोबारा कौन देखने वाला है? गुरमीत जी देखेंगे दोबारा? मेरी कौन सा मूवी? आदिपुरुष। सॉरी आवाज नहीं है। मगर आदिपुरुष दोबारा से OTT पे देखने का मन है क्या आपका? आदिपुरुष नहीं, मैं गदर 2 जरूर देखूंगा नीरज जी आज। तो वो तो बनता है गदर 2 तो देखना बनता है। थोड़ा जोश जरूरी है, मार्केट में भी जोश लाना है थोड़ा। संजय जी आप क्या कर रहे हैं, गदर 2? हाँ, मेरा भी झुकाव उस तरफ रहेगा। और जेलर नहीं देखेगा कोई? ओ माय गॉड 2। मनीष जी क्या देखेंगे आप? मोदी जी की स्पीच सुनूंगा। उनका अभिषेक। आप क्या मोदी जी की स्पीच सुनेंगे? हाँ, उनकी मैंने पूरी सुनी नहीं थी, तो आज पूरी इतना लंबा पूरा 2 घंटे का स्टोरी है, तो सुनूंगा आज। 2 घंटा 20 मिनट आप सुनिए, बिल्कुल। चलिए, खैर ये है वीकेंड का प्रोग्राम हमारे दोस्तों का, जो लोग करेंगे। और ये शो आपने नहीं देख पाए हैं, मिस करके बीच में कम देखा है, तो दोबारा देखिएगा, ये कई बार आपको वीकेंड के दौरान देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगले हफ्ते हम लोग फिर नए विषयों के साथ जुड़ेंगे, कुछ नई चीज़ें और आपको सिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर।